ठीक है। शायद सभी छात्रों के पास ने अभी तक गूगल मीट एप्लीकेशन नहीं लिया है। धीरे धीरे वो भी लेंगे। इस आशा के साथ हम आज की तासिका का आरंभ करते हैं। आज हम अमिता इस उपन्यास के लेखक यशपाल जी का जीवन चरित्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी साहित्यकार, चाहे वह उपन्यासकार हो, कवि हो, नाटककार हो, कथा लेखक हो, निबंधकार हो, संस्मरणकार हो, रेखा चित्रकार हो, किसी भी विधा पर जब लिखता है तो उसके अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस पर उसका प्रभाव होता है। यानी ऐसा देखा जाए तो लेखक के अपने जीवन का प्रभाव उसके लेखन पर अवश्य दिखाई देता है, और इसी प्रभाव को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यशपाल जी कौन थे, उनका परिचय क्या है, इस बारे में जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। और ये जानकारी केवल इस समय मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, इसकी पीडीएफ और वीडियो दोनों आपके समूह पर डाल दी जाएगी। उसका भी हम प्रयोग करेंगे। मतलब एक ही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, उसके उपरांत आपको उसकी पीडीएफ पीपीटी भेजी जा रही है, उसका वीडियो भेजा जा रहा है, और फिर उस पीपीटी का भी वीडियो भेजा जा रहा है। तो देखिए कि किस प्रकार से हम अलग अलग रीति से एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमारी पक्की बन जाती है। अगर आप इस वीडियो को, जो इस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी यूट्यूब लिंक बाद में देखेंगे तो सारी बातें जैसे कि वैसे आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखें। जो गूगल मीट में शामिल नहीं हो रहे हैं वो भी बाद में इसका अध्ययन कर सकते हैं देख करके। तो देखिए कि यशपाल जी का परिचय प्राप्त करना ये आज के तासिका का मुख्य उद्देश्य है, और इस मुख्य उद्देश्य के को लेकर के जो चर्चा की जाएगी उसका ठीक ढंग से अध्ययन आप करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा था कि किसी भी युग का कोई भी साहित्यकार हो, उस साहित्यकार के अपने जीवन में आए हुए अनुभवों का बहुत बड़ा प्रभाव उसके साहित्य पर दिखाई देता है। दुनिया का कोई भी साहित्यकार हो, किसी भी भाषा का साहित्यकार हो, किसी भी विधा में लिखने वाला हो, उसके अपने जीवन के आए हुए अनुभवों का प्रभाव उसके साहित्य पर दिखाई देता है। खास करके मैं यशपाल जी की जब बात करता हूं तो देखिए कि यशपाल जी के जीवन में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। उस सूत्र से मैं शुरुआत करता हूं। वे लिखते हैं, मनुष्य के पूर्ण विकास और मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही लेखक की सार्थकता है। यानी लेखक के जीवन में जो सफलता प्राप्त होती है उस सफलता को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके जीवन की सार्थकता इसी में होती है कि वह मनुष्य के पूर्ण विकास और मुक्ति के लिए सतत संघर्ष करे। ध्यान रखिए, दुनिया में और भी अनेक पेशे हैं, और भी अनेक व्यवसाय हैं, और भी अधिक आजीविकाएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपना पेट तो भरता है, मगर उसका जाने अनजाना खामियाजा पूरा समाज भुगतता है। समझे, उदाहरण के लिए अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ये चाहेगा कि कोई बीमार पड़े मेरे पास आए। कोई वकील ये चाहेगा कि किसी में भाई भाई में झगड़ा हो और मैं उसे कोर्ट में रफा दफा कर दूं।
लेकिन लेखक और शिक्षक दो ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें किसी की भी अहित की चिंतन किया नहीं जाता। और जैसा कि अलेक्जेंडर पोप नाम के अंग्रेजी लेखक कहते हैं, और शायद विलियम शेक्सपियर ने भी कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है, एवरी टीचर मस्ट बी अ पोएट एंड एवरी पोएट मस्ट बी अ टीचर। प्रत्येक साहित्यकार, प्रत्येक कवि अंततः एक शिक्षक होता है, और प्रत्येक शिक्षक अंततः एक कवि होता है, एक साहित्यकार होता है। वह अनौपचारिक माध्यम से, मैं औपचारिक नहीं कह रहा हूं, अनौपचारिक माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को साहित्य में ढालता है, कल्पना का उसे पंख देता है, और फिर जन सामान्य नहीं, पूरे समाज का शिक्षक बन जाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि क्रांतिकारी कथाकार यशपाल ये कहते हैं, मनुष्य के पूर्ण विकास और मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही लेखक की सार्थकता है। मतलब संघर्ष महत्वपूर्ण है। ये संघर्ष किसके लिए है? मनुष्य की मुक्ति के लिए, मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए। ये उनके जीवन का मूल आधार है, लेखक के जीवन का मूल आधार। और लेखक जो कहना चाहता है उसकी यह एक, क्या कहेंगे, एक सार है। अब देखिए कि हम अब उनके जीवन, उनके लेखन का उद्देश्य तो हमने जान लिया है। अब हम उनके जीवन की ओर चलते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन का काल कौन सा होता है? उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का, उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का। तो हम देखते हैं कि यशपाल जी का जन्म कब कहाँ हुआ, यशपाल जी की मृत्यु कब कहाँ हुई, इस बीच का जो काल है, इस बीच का जो समय है, यह उनका जीवन काल है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903, ध्यान रहे, 3 दिसंबर 1903 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में हुई थी। मतलब उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि दिसंबर में आती है। दिसंबर की शुरुआत में उनकी जयंती आती है, और अंत में, दिसंबर के अंत तक उनकी पुण्यतिथि आ जाती है। देखिए, यशपाल जी का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के उन प्रमुख कथाकारों में आता है जिन्होंने क्रांतिकारी और लेखन दोनों काम किया है। भारतवर्ष की आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, उनमें यशपाल जी का नाम प्रामुख्य से लिया जाता है। और देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपना कार्य चालू रखा लेखन के रूप में, लेखक के रूप में। प्रेमचंद जी के बाद के ये प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, प्रगतिशील लेखकों में उनका शुमार होता है, इनका नाम लिया जाता है। जिस प्रकार प्रेमचंद जी को एक कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद जी की भी पीढ़ी के, प्रेमचंद जी से थोड़े छोटे थे, लेकिन प्रेमचंद जी की ही बाद की पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यासकार के रूप में हमें उनका परिचय प्राप्त होता है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही यशपाल क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े इसके परिणाम स्वरूप वे फरार हुए, अनेक वर्षों तक फरार रहे, और उसके बाद पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की जेल में उनके जीवन का बहुत सारा समय व्यतीत हुआ। अब जेल से छूटने के बाद उन्होंने साहित्य को माध्यम बना दिया। देखिए, पहले जो काम वो बुलेट से करते थे, बंदूक से करते थे, बाद में वो बैलेट से करने लगे या बुलेटिन से करने लगे। मतलब पहले जो बुलेट से काम करते थे, बाद में वो बुलेटिन से करने लगे। पहले पत्रकार बने और फिर लेखक बने। ये जो जनजागरण का कार्य है, मतलब पहले स्वाधीनता का कार्य उन्होंने बंदूक से किया, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से किया, और बाद में उन्होंने अपने इस क्रांति कार्य को ही, अपने इस सामाजिक जनजागरण के कार्य को लेखन के माध्यम से आरंभ किया।
यशपाल जी को उनके समग्र साहित्य और शिक्षा में जो उन्होंने योगदान दिया, उस योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार, आप जानते हैं कि भारत में पद्म पुरस्कारों का बहुत बड़ा बोलबाला है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इसमें से तीसरे क्रमांक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था 1970 में, जिसे पद्म भूषण कहा जाता है। अब हम चलते हैं उनके जीवन के प्रति। उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी इलाके में हुआ था। ध्यान रहे, पंजाब के फिरोजपुर छावनी इलाके में हुआ था। और उनका जो वंश था वह क्षत्रिय वंश था। मतलब उनकी जाति या वंश जो हमारे भारत में बहुत महत्वपूर्ण पहचान का प्रमाण है, वे क्षत्रिय या खत्री जाति के थे। उनकी माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था और वो एक अनाथालय चलाती थी और अनाथालय के साथ साथ एक स्कूल, पाठशाला भी चलाती थी। ध्यान रहे, संस्कार माँ की ओर से बहुत ज्यादा हुए। और उनके पिता हीरालाल, माँ प्रेम देवी एक स्कूल अध्यापिका थी, एक अनाथालय चलाती थी, एक सामाजिक कार्य करती थी, बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करती थी। और पिता का नाम हीरालाल था और हीरालाल एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे, मतलब थोड़ा सा छोटा सा व्यवसाय करते थे। उनका पैतृक गांव रंघाड़ था, रंघाड़ पंजाब का रंघाड़ नाम का गांव है, जहां इनके पूर्वज हमीरपुर से आकर बसे थे। मतलब उनके पूर्वज हमीरपुर में रहते थे, रंघाड़ में आकर के बसे थे। पंजाब के दोनों गांव हैं, बहुत महत्वपूर्ण गांव है। लेकिन इनका जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में। पिता की एक छोटी सी दुकान थी। ध्यान रहे, बड़े बड़े लेखक अभाव में निर्माण होते हैं। बड़े जिनको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसे में कोई लेखक निर्माण नहीं होता। लेखक अपने जीवन अनुभवों के कटु सत्यों से जुड़ करके जब बात करता है तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनका जीवन अभाव में व्यतीत हुआ। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी और इस व्यवसाय के कारण, दुकान के कारण उन्हें लाला लाला कहकर पुकारते थे। लाला मतलब शेठ जी, दुकानदार। बीच बीच में वे जब दुकान बंद होती तो घोड़े पर सामान लाद करके गांवों में, देहातों में जाकर बेचा करते थे। और अपने व्यवसाय से उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया था, उसको बिना किसी पढ़ी लिखी के, बिना बंध पत्र के, बिना बॉन्ड के लोगों को दे दिया करते थे। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच सज्जन होता है, उसको सताने के लिए दुनिया बहुत दुर्जन बन जाती है। मतलब जिन जिन लोगों को उन्होंने उधार रुपए दिए बिना किसी लिखा पढ़ाई के, उन्होंने उनके सारे पैसे डुबो दिए। ये तो सच्चाई है। और वो इसी प्रकार का व्यवसाय करते थे, लोगों को मदद करते थे। जो पैसा आता था उसमें से लोगों की मदद किया करते थे और अपने संसार के प्रति या अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान नहीं था। और पिता का ध्यान अपने पुत्रों के प्रति नहीं है, अपने परिवार के प्रति नहीं है, अपनी पत्नी के प्रति नहीं है। तो देखिए कि किस अभावग्रस्त सा में ये लोग जीते होंगे। इसलिए माता जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने दोनों बेटे, बड़ा बेटा यशपाल, जिसका जो हमारे आलोच्य नायक हैं, लेखक हैं, और छोटा बेटा धर्मपाल, इन दोनों को फिरोजपुर छावनी के आर्य समाज, ध्यान रहे मैं बार बार उच्चारण करूंगा, आर्य समाज के एक पाठशाला में पढ़ाना आरंभ कर दिया। यानी आजीविका के लिए पिताजी जो दुकानदारी करते थे, जो पैसा कमाते थे, वो दान धर्म पर खर्च हो जाता था, लोगों की मदद के लिए खर्च हो जाता था, घर में वो ध्यान नहीं देते थे। इसलिए माताजी ने एक आर्य समाज की स्कूल की अध्यापिका की नौकरी कर ली, साथ ही अनाथाश्रम चलाने लगी और उन दोनों बेटों को उस स्कूल में भर्ती कर दिया, उस पाठशाला में भर्ती कर दिया। और धीरे, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि माता जी प्रेम देवी जी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत बड़ी सतर्क थी।
चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए, वो अपने बच्चों के प्रति मतलब यशपाल और धर्मपाल के भविष्य के प्रति बहुत सचेत थी और इस सचेतता के कारण उन्होंने अपने बच्चों पर संस्कार करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, बचपन में ही यशपाल जी ने जो गरीबी देखी थी, उस गरीबी के कारण उन्हें अमीरों के प्रति सख्त नफरत निर्माण हुई। वैसे गरीबी के प्रति भी निर्माण हुई और उन्होंने ये सोचा कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के कोई सपने पूरे नहीं होते। वैसे देखा जाए तो गरीब व्यक्ति सपने देख ही नहीं सकता, यानी गरीबी के प्रति उन्हें एक तीखी घृणा थी और इस वजह से उनमें क्रोध का भाव निर्माण हुआ और यही क्रोध का भाव उन्हें स्वाधीनता आंदोलन की ओर ले गया, क्योंकि अंग्रेज भी अन्यायी थे। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, सूद खाकर लोगों को पैसा देने वाले और फिर ऐंठने वाले, ऐसे लोगों के प्रति भी क्रोध था और इसमें घी का काम किया, इस आग में घी का काम किया आर्य समाज के संस्कारों ने। क्योंकि जिस पाठशाला में वो पढ़ा करते थे वो आर्य समाजी पाठशाला थी, माँ स्वयं अध्यापिका थी और जो बच्चे छोड़े जाते थे, अनाथ बच्चे थे, उन अनाथ बच्चों का भी पालन पोषण वे करती थी अपने बच्चों के साथ। और मां की भूमिका यहाँ उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही, पिता से ज्यादा। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में पिता से ज्यादा मां प्रभावी होती है, लेकिन इनके जीवन में पिता से ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा मां का प्रभाव रहा। और यशपाल के रचनात्मक विकास में, यशपाल का जो रचनात्मक विकास, जो लेखकीय विकास है, उसमें उनके बचपन में भोगी हुई गरीबी की बहुत बड़ी भूमिका थी, एक बहुत विशिष्ट भूमिका थी। और इसी गरीबी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यासों में इस गरीबी का चित्रण उन्होंने किया हुआ है। सिंहावलोकन उनकी जो संस्मरणात्मक आत्मकथा है उसमें भी चित्रण किया हुआ है। और ध्यान रहे, उन्होंने बचपन से ही, जब वो आर्य समाज के पाठशाला में पढ़ा करते थे, उस अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ खेला करते थे, तो उन्हें बड़े लोगों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, कुछ पड़ोसियों के द्वारा अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां सुनाई जाती थी और इस कारण से अंग्रेजों के प्रति उनके दिमाग में और दिल में एक प्रकार का क्रोध निर्माण हुआ और इसी क्रोध के कारण, इसी क्रोध के कारण उनके जीवन में क्रांतिकारी मोड़ आया। और ये उन्होंने ये सुना था, ऐसा कहा था कि कितनी भी बरसात हो, कितनी भी धूप हो, उस बरसात या धूप से बचने के लिए कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अंग्रेजों के सामने छाता तान कर चल नहीं सकता था। अंग्रेज आते छाता मोड़ करके रखते थे, यानी अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तानियों की औकात थी। यशपाल जी ने ये ऐसी कहानियां सुन सुन करके, इस प्रकार के अन्याय अत्याचार देख देख करके, यानी केवल वो कहानियां सुनी नहीं बल्कि अंग्रेजों के अत्याचारों से वो रूबरू भी हुए, अनुभव भी हुआ और उनके मन में अंग्रेजों की प्रभुता को अस्वीकार, अंग्रेजों के अधिकारों को अस्वीकार करने का एक चिंगारी फूट पड़ी और जो बाद में एक बहुत बड़ी आग बन करके क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हमारे सामने आती है। ध्यान रहे, जो बचपन में उन्होंने देखा था, यानी भले ही वो उनकी क्रांतिकारी पृष्ठभूमि निर्माण हो रही थी, लेकिन बचपन में उन्होंने जो देखा था उसको देखने के बाद अंग्रेजों के बारे में उनके मन में घृणा भरने के लिए वो पर्याप्त था, काफी था। और उन्होंने अपने संस्मरणात्मक जीवनी जो 1956 में प्रकाशित हुई, सिंहावलोकन एक नाम की, उसके 42वें पृष्ठ पर यह लिखा है कि मैंने अंग्रेजों को सड़क पर सर्वसाधारण जनता से सलामी लेते हुए देखा है। सामान्य लोग भी अंग्रेजों को सलामी करते थे। इससे अपना अनुभव किया, क्यों क्यों करें इन विदेशियों को हम सलामी। इस प्रकार का अपमान उनके मन में भरा और उनके प्रति एक विरोध का अनुभव किया बचपन से ही, बहुत छोटे थे तब से भी। देखिए, धीरे 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 उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, यानी बचपन से वो क्रांतिकारी से संलग्न रहे
आर्य समाज जो क्रांतिकारियों की विचारधारा से परिपूर्ण थे। आप जानते हैं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे आर्य समाजी स्कूलों में पढ़े हुए छात्र हैं। लाला लाजपत राय इनके अध्यापक हैं, गुरुदत्त जी इनके अध्यापक हैं, भाई परमानंद जी इनके अध्यापक हैं, जिन्होंने इन क्रांतिकारियों को के मन में देश के प्रति लगन का भाव निर्माण किया, देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित किया। और आप जानते हैं कि उस समय कांग्रेस नाम की जो संस्था थी वो भी देशभक्ति का कार्य करती थी। तो आर्य समाज और कांग्रेस दोनों के संस्कारों से यशपाल जी बाद में क्रांतिकारी संगठन की ओर बढ़े। उनकी माताजी ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों पर चलाने का प्रयास किया। वे स्वयं आर्य समाजी थे, पिताजी आर्य समाजी थे, और उन्होंने माता जी ने उन्हें आर्य समाज का एक उज्जवल, चरित्रवान, तेजस्वी प्रचारक बनाने की कोशिश की थी। और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने इस पुत्र को, यशपाल जी को और धर्मपाल जी को, दोनों पुत्रों को स्वामी श्रद्धानंद जी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, उनके गुरुकुल कांगड़ी में भर्ती किया। साधारण स्कूल से उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश लिया। और गुरुकुल कांगड़ी आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण संस्था है क्रांतिकारियों के निर्माण की। अब यहाँ उन्होंने क्या देखा, आर्य समाज के पुनरुत्थानवादी विचारों को, प्रवृत्तियों को निकट से देखा, और वो आर्य समाज के प्रेमी बन गए। और धीरे धीरे आगे चल करके देखिए, बार बार उनके साहित्य में जो गरीबी के प्रति एक टिस मिलती है, वह उन्हें गुरुकुल में भी देखने को मिली, क्योंकि गुरुकुल में उस समय पढ़ाई के लिए वो सामान्य लोगों के दान दक्षिणा पर वो गुरुकुल चला करता था, तो उसमें भी अभाव था। और गरीब होने के लिए ध्यान, लेकिन उनके मन में भाव था कि मैं गरीब पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे समाज ने गरीब बनाया है। इसलिए समाज के प्रति भी एक क्रांति का भाव उनके मन में निर्माण हुआ, और वे गरीबी के प्रति, जो गरीबी के कारण जो अपमान होता था, उसके प्रति कभी उदासीन नहीं हो पाए। अब आर्य समाज के बाद वो कांग्रेस की ओर मुड़ गए, क्योंकि कांग्रेस उस समय की महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली बहुत महत्वपूर्ण संगठन थी, जो अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उससे भी उनका मोहभंग हुआ। ध्यान रहे, राजनीतिक दृष्टि से उनका जो बचपन जहां गुजरा वो थोड़ा सा शांत इलाका था। लेकिन 1921 में जब यशपाल 18 वर्ष के युवक हुए, तब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से उनका उत्साह से वे उस काम में लग गए। और कांग्रेस के जितने भी प्रकल्प हुआ करते, जैसे विदेशी कपड़ों की होली करना, कांग्रेस का खादी पहनना, कांग्रेस के अभियान में प्रचार प्रसार में हिस्सा लेना, और धीरे धीरे वह आर्य समाज के प्रभाव से निकल करके कांग्रेस के प्रभाव में आ गए। और धीरे धीरे उन्होंने खद्दर के कपड़े पहनना, चरखा चलाना, खद्दर के कपड़े पहनना, गांधी टोपी पहनना, ये इत्यादि काम शुरू किया। अब उनके जीवन में एक पुस्तक ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस पूरे पुस्तक का मैं विवरण दे रहा हूं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में उन्हें कुछ आंकड़े मिले, स्रोत मिला, और उस पुस्तक का नाम था देवदर्शन। जिस पुस्तक का उन्होंने उल्लेख किया उसका नाम था देश दर्शन, जो 1904 में प्रकाशित एक मराठी लेखक सखाराम गणेश देउस्कर, फिर से कह रहा हूं मैं शब्द, ध्यान रहे, सखाराम गणेश देउस्कर नाम के एक मराठी लेखक ने बंगाली में लिखी हुई एक पुस्तक देशेर कथा, जिसका हिंदी अनुवाद देश दर्शन नाम से हुआ था, वो पढ़ी पुस्तक, और वो उनके मन में क्रांतिकारी विचार आ गए। आंकड़ों के माध्यम से, इस पुस्तक में आंकड़ों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि अंग्रेज कितना अन्याय कर रहे हैं इस देश पर, और इस पुस्तक पर अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये पुस्तक लोगों ने पढ़नी नहीं चाहिए। हर सरकार ये चाहती है कि सरकार के विरोध में अगर कोई कुछ कहे, कुछ पुस्तक आ जाए, उस पर पाबंदी लगा देती है। अब इस पुस्तक का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव भी कम होता गया। इसका कारण यह है कि यशपाल जी जब युवा थे, आप जानते हैं कि युवा लोग थोड़े से गर्म रक्त के होते हैं, और गांधी जी की अहिंसा उन्हें पसंद नहीं आई।
गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था। 12 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ और गांधी जी ने अपना जो आंदोलन था वो आंदोलन वापस ले लिया। इस कारण से बहुत सारे युवक जो कांग्रेस में थे वो गांधी जी को मानने से इनकार करने लगे, क्योंकि गांधी जी ने बने बनाए आंदोलन को छोड़ दिया और अंग्रेज इस देश से जाते जाते रह गए। अब गांधी जी ने जो चौरी चौरा के बाद सविनय अवज्ञा के आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसके कारण यशपाल जी का मोहभंग उनसे हो गया। केवल यशपाल जी ही नहीं, उस समय जितने भी नवयुवक थे उन सभी नवयुवकों ने एकत्र आकर के गांधी जी के विरोध में जाकर के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ किया। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का विरोध उन्होंने किया और जैसे वो मैट्रिक हो गए, पास हो गए, तो देखिए गुरुकुल कांगड़ी से वो फिर बाद में मैट्रिक होने के लिए कॉलेज में आ गए और नेशनल कॉलेज में उनके जो संगी साथी थे, सहपाठी थे, उन सहपाठियों के नाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह थे, सुखदेव थे और भगवती चरण बोहरा थे, भगवती चरण वर्मा जिसे कहा जाता है। और वे एक संगठन के सदस्य बन गए जिसकी स्थापना पंडित गुरुदत्त जी ने की थी। गुरुदत्त अरोड़ा जी ने की थी, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। और इस नौजवान भारत सभा के माध्यम से वे क्रांतिकारी कार्य करने लगे। और ध्यान रखिए, नौजवान क्रांति भारत सभा की ओर आने का मूल उद्देश्य गांधीवाद का विरोध था। और नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष गुरुदत्त अरोड़ा थे और सदस्य में सचिव भगत सिंह थे और बाकी भगवती चरण बोहरा वगैरह इसमें आ जाते हैं। और बाद में आप जानते हैं कि इनके गुरु थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जी की हत्या सॉन्डर्स ने की थी। और सॉन्डर्स की अपने गुरु को मारने वाले, अपनी गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए गुरु को मारने वाले की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि लोगों ने की। और उसमें यशपाल जी की भी अहम भूमिका थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके उपरांत इन लोगों को पकड़ा गया। यशपाल जी पकड़े नहीं गए, यशपाल जी और चंद्रशेखर आजाद जी पकड़े नहीं गए। और जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त महत्वपूर्ण है, जिन्होंने असेंबली में बम कांड किया। और अंततः जाकर के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। लेकिन इस फांसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया। अगर वो चाहते थे तो आयरविन करार में जो गांधी आयरविन करार समझौता हो रहा था, उसमें वो भगत सिंह जी की फांसी को रोक सकते थे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, छोटी सी अपील तक नहीं की। इसका क्रोध क्रांतिकारियों के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ा। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि ये सारी घटनाएं अपनी पुस्तक सिंहावलोकन इस संस्मरण संग्रह में यशपाल जी ने लिखी हुई है। गांधी जी के प्रति बहुत बड़ा प्रक्षोभ इन लोगों के मन में था और अपने साथियों का उन्होंने मूल्यांकन किया। और ये साथियों का मूल्यांकन करते करते ये तार्किकता, वास्तविकता और विश्वसनीयता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। ध्यान रहे, क्रांतिकारी भी इंसान थे, वो भगवान नहीं थे, वो देव नहीं थे। इसलिए हो सकता है कि किसी क्रांतिकारी में कोई कमी हो और उस कमी को उन्होंने अपने पत्र में लिख दिया। और इन कमजोरियों के चलते वो एक अच्छे इंसान थे, महान इंसान नहीं थे जरूर, लेकिन अच्छे इंसान थे जरूर। लेकिन यशपाल ने उन तथ्यों को उजागर किया है। उदाहरण के रूप में हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी जो महाराष्ट्र से आते हैं और उनके साथ मिल चुके थे, राजगुरु को सोने की बहुत आदत थी, बहुत जल्दी सोया करते थे और कहीं भी सो सकते थे, किसी मिशन पर भी सो सकते थे। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखी हुई है। तो देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, हालांकि वो इंसान थे।
क्रांतिकारी जीवन में उन क्रांतिकारियों के चारित्र्य हनन का भी प्रयास कुछ लोगों ने किया हुआ है, और इन दुर्भय संधियों को वो पूरी तरह सच मान करके चलते थे। इसलिए यशपाल जी की ओर बार बार, ध्यान रखिए, वो रेत की मूर्तियां गढ़ते थे, मतलब एक रेत की मूर्ति जैसा क्रांतिकारी का व्यक्तित्व होता था, जो कभी भी ढल सकता था नीचे। यानी ऐसे क्रांतिकारी जो चरित्र के तो पक्के थे, लेकिन कभी कभी उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती थी। क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति और बलिदान से प्रेरित व्यक्ति थे, एक संचलित युवक थे, गर्म रक्त के युवक थे, और अवसर आने पर स्वयं का बलिदान देने के लिए आगे पीछे नहीं दौड़ते देखते थे। इस चंद्रशेखर ने बलिदान कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान कर दिया। लेकिन यशपाल अपने साथियों में भी कुछ ईर्ष्या द्वेष होते थे, मतलब प्रत्येक क्रांतिकारी चाहता था कि मैं दूसरे क्रांतिकारी से ज्यादा काम करूं। ये तो ईर्ष्या होती थी, एक स्पर्धा होती थी, इनमें आकांक्षा होती थी कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा बलिदान पहला हो जाए, देश कर मेरे जीवन का फूल पहले चढ़ा जाए, भारत माता की पूजा के लिए मैं अपना बलिदान कर दूं। इस प्रकार से प्रत्येक क्रांतिकारी के मन में ये भाव थे, और एक साधारण मनुष्य थे, अंततः वो देवता नहीं थे। आज के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। कल यशपाल जी के इस परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी वीडियो भी मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा। आपके लिए धन्यवाद, क्योंकि हमें द्वितीय वर्ष की वित्तासिका में शामिल होना है। आप जो शामिल हुए, आपके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से हर रोज बड़ी संख्या में अगर आप आते रहेंगे तो उसमें फायदा आपका ही होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। धन्यवाद।